नमस्कार, मैं निशी भाटिया और आप देख रहे हैं एएमवी नेटवर्क। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ। मां सिद्धिदात्री सभी 9 देवियों का संयुक्त स्वरूप है। केवल इनकी साधना उपासना करके सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त की जाती हैं। कहते हैं मां सिद्धिदात्री की उपासना करने से सभी 9 देवियों के पूजन में फल प्राप्त होता है। आप संपूर्ण नवरात्रि पूजन का शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं सिद्धिदात्री के इस मंत्र जाप से। देखिए खास रिपोर्ट। जिसमें समाई है नवदुर्गा की शक्ति, जिनकी उपासना से होगी सिद्धियों की प्राप्ति। नवदुर्गाओं का 9वां स्वरूप मां सिद्धिदात्री, देवी का सबसे सिद्ध अवतार। नवरात्र का 9वां दिन यानी कि मां सिद्धिदात्री का दिन। मां दुर्गा की नवी शक्ति को सिद्धिदात्री कहते हैं। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, ये देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को प्रदान करने वाली है। देवी के इस अंतिम रूप को नवदुर्गाओं में सबसे श्रेष्ठ और मोक्ष देने वाली दुर्गा माना गया है। ये देवी भगवान विष्णु की प्रियतमा लक्ष्मी के समान कमल के आसन पर विराजमान है और हाथ में कमल, शंख, गदा व सुदर्शन चक्र धारण किए हुए है। देव, यक्ष, किन्नर, दानव, ऋषि मुनि, साधक और संसारिक जन सिद्धिदात्री की पूजा नवरात्र के 9वें दिन ही करते हैं। इससे उन्हें यश, बल और धन की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी उन सभी भक्तों को महाविद्याओं की अष्ट सिद्धियां प्रदान करती है जो सच्चे मन से उनके लिए आराधना करते हैं। 9वें दिन सिद्धिदात्री की पूजा करने के लिए नवान्न का प्रसाद, नवरस युक्त भोजन और 9 प्रकार के फल फूल आदि का अर्पण करना चाहिए। इस प्रकार नवरात्र का समापन करने से इस संसार में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। सिद्धिदात्री देवी सरस्वती का भी स्वरूप है, जो श्वेत वस्त्र अलंकार से युक्त महाज्ञान और मधुर स्वर से अपने भक्तों को सम्मोहित करती है। 9वें दिन सभी नवदुर्गाओं के सांसारिक स्वरूप की गंगा, नर्मदा, कावेरी या समुद्र जल में विसर्जित करने की परंपरा भी है। नवदुर्गा के स्वरूप में साक्षात पार्वती और भगवती विघ्न विनाशक गणपति को भी सम्मानित किया जाता है। मां सिद्धिदात्री के इन मंत्रों का जाप करें। या देवी सर्वभूतेषु मां सिद्धिदात्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नवदुर्गाओं में मां सिद्धिदात्री अंतिम है। इनकी उपासना के बाद भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों की सभी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति करते हुए आशीर्वाद प्रदान करती है। अंतिम दिन हृदय से की गई पूजा, पाठ, यज्ञ सभी मां को समर्पित कर देना चाहिए। तो प्रेम से बोलिए जय मां जगत जननी। प्रोग्रामिंग टेक्स्ट एएमवी नेटवर्क। संसार के सबसे प्राचीन सनातन धर्म पर मुगलों के प्रहार से अब उभरने का समय आ चुका है। अब समय आ गया है कि सनातनी धर्मी अपने धर्म और परंपराओं के संरक्षण के लिए जागरूक हो। धर्म की रक्षा के लिए 25 अक्टूबर को सनातन जागृति सम्मेलन में विश्व प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर 20,000 सनातनियों के साथ हुंकार भरने वाले हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कभी लव जिहाद तो कभी जबरन धर्मांतरण, कभी धार्मिक यात्राओं पर पथराव तो कभी मंदिरों में तोड़फोड़। जिहादियों की इन साजिशों का पर्दाफाश करने का समय आ गया है। अब समय आ गया है कि सनातनियों को अपने धर्म, वेद, पुराण परंपराओं और संस्कृति के संरक्षण के लिए जागरूक किया जाए।
25 अक्टूबर को आगरा में आयोजित होने वाला सनातन जागृति सम्मेलन अपनी अहम भूमिका निभाएगा। सनातन की रक्षा के लिए सड़क से कोर्ट तक लड़ाई लड़ने वाले प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर इस कार्यक्रम में 20,000 सनातनियों के साथ हुंकार भरेंगे। आगरा के आवास विकास मैदान में होने वाली सनातनियों की इस एकजुटता को ये बताएंगे कि अब समय आ गया है इतिहास में आस्था के साथ हुई छेड़छाड़ में परिवर्तन किया जाए, जिसकी नींव प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर सनातन जागृति सम्मेलन में रखेंगे। क्रूर शासक औरंगजेब की ओर से साल 1670 में सनातन आस्था से किए गए खिलवाड़ के खिलाफ उन्होंने हमेशा से आवाज बुलंद की है। सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ने वाले देवकीनंदन ठाकुर जी पहले ही कह चुके हैं कि 1670 में श्री कृष्ण जन्मभूमि के मंदिर को औरंगजेब ने तोड़ दिया था। वहां की केशव देव की मूर्ति को आगरा की जामा मस्जिद की सीढ़ियों में दबवा दिया। अगर इस मस्जिद की जांच ज्ञानवापी की तरह करवाई जाए तो अगर सीढ़ियों के नीचे केशव जी के विग्रह मिलते हैं तो हमें लौटा दिए जाए, नहीं निकलने पर नुकसान की भरपाई करने को तैयार हूँ। जिस तरह से पूरे देश में माहौल बना हुआ है, हिंदू समाज के ऊपर जो पूर्व में अत्याचार करे मुगलों ने, और उन अत्याचारों के बदले हिंदू समाज ये चाहता है कि उनकी आस्था कृष्ण भगवान में, काशी में, अयोध्या में जो आस्था है, अगर वो आस्था हमारी बरकरार रहे। और हम ये सरकार से और कानून के द्वारा कोर्ट से भी हम ये लोग लगातार मांग करते आ रहे हैं, जो कृष्ण भगवान की मूर्तियां दबी हुई है उनकी जांच करके उन मूर्तियों को ससम्मान मथुरा पहुंचाया जाए। और देवकीनंदन महाराज जी पूरे देश में इस मुहिम को चला रहे हैं। हम सब लोग उनका समर्थन करते हैं, सारे सनातनी भारत के उनका समर्थन करते हैं। और इस समर्थन के साथ पूरे देश में जहाँ जहाँ बड़े बड़े सम्मेलन होंगे, आंदोलन होंगे, उन सभी आंदोलन उनके साथ रहेंगे। पूरा देश उनका, पूरा हिंदू समाज उनके साथ है। आगरा में होने वाले सनातन जागृति सम्मेलन और इसमें एकजुट होने वाले संत समाज श्री पंचमुखी हनुमान मंदिर महामंडलेश्वर महंत श्री श्री 108 कृष्णदास हो या फिर श्री महालक्ष्मी मंदिर के श्री क्रांतिकारी संत स्वामी सत्यमित्रानंद जी महाराज, सभी भगवान केशव देव की प्रतिमा को वापस प्राण प्रतिष्ठा करवाने और औरंगजेब के काले इतिहास को मिटाने के लिए जन जन को जागरूक करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। खबरों में आगे बढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। अभिनेत्री और नेता गौतमी तड़िमल्ला ने इस्तीफा दे दिया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर ये त्याग पत्र दिया गया है। पार्टी से नाराज होकर ये बड़ा कदम उठाया गया है। मुझे पार्टी और नेताओं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, इसको लेकर गौतमी तड़िमल्ला ने इस्तीफा दिया है। जिस व्यक्ति ने मुझे जीवन भर धोखा दिया हो, गौतमी तड़िमल्ला कई लोगों को उस वक्त की मदद के बारे में याद दिला रही हैं और इसको लेकर उन्होंने ये त्याग पत्र जारी किया है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। तमिलनाडु में बीजेपी की तरफ से ये जो बहुत बड़ा झटका है, 2024 चुनाव को लेकर एक बड़ा झटका माना जा रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया है त्याग पत्र। पार्टी से नाराज होकर यह बड़ा कदम उठाया गया है गौतमी तड़िमल्ला ने। मुझे पार्टी और नेताओं से कोई समर्थन नहीं मिल रहा है, इसको लेकर गौतमी तड़िमल्ला ने ये बड़ा बयान जारी करा है और सोशल मीडिया एक्स पर भी पोस्ट करा है त्याग पत्र। बड़ी खबर इस वक्त की, बीजेपी को तमिलनाडु में बड़ा झटका मिला है। सोशल मीडिया पर त्याग पत्र पोस्ट किए जा रहे हैं और इसी बीच 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियों में यह बड़ा झटका बीजेपी के लिए बहुत ही घातक साबित हो सकता है। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के आपसी मतभेद सवाल उठाना लाजमी कर रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के अंदर ही मतभेद जारी है। अभिनेत्री और नेता गौतमी तड़िमल्ला ने त्याग पत्र एक्स पर जारी किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर त्याग पत्र उन्होंने ये जाहिर किया है कि भारतीय जनता पार्टी का समर्थन उन्हें नहीं मिल रहा है। हमास के बाद अब इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। इजराइल ने गाजा में हमास और दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला किया। इजराइल का दावा है कि इस हमले में लेबनान में हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है। इससे पहले इजराइल ने हमास के तोपची डिप्टी कमांडर मोहम्मद कटमश को मार दिया था। इजराइल की ओर से गाजा में कई ठिकानों पर हमला किया गया, जिसमें 30 लोगों की मौत की खबर सामने आई है।
चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं, जहां पर भाजपा की पहली सूची के बाद राजस्थान में हुए विरोध को देखते हुए पार्टी बैकफुट पर नजर आ रही है। दूसरी सूची में सांसदों के नाम गायब हो गए तो दूसरी सूची में वसुंधरा और उनके समर्थकों को भरपूर जगह मिली है। बीजेपी ने 10 महिलाओं को भी मौका दिया है। साथ ही बीजेपी का दामन थामने वाले ज्योति मिर्गा ने ये पार्टी को चुनाव मैदान में उतरने का संदेश दिया। बीजेपी का राजस्थान में मध्य प्रदेश फॉर्मूला नहीं चल पाया है। पहली सूची में 41 नाम में से 7 सांसद शामिल थे, लेकिन उसके बाद राजस्थान में हुए विरोध को देखते हुए दूसरी लिस्ट वसुंधरा खेमे में नजर आई है। दूसरी लिस्ट में 83 उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। इसमें वसुंधरा समर्थक 27 नेता शामिल हैं। भाजपा ने पहली सूची में 7 सांसदों को टिकट देकर सबसे बड़ा चौंकाने वाला खुलासा किया था, लेकिन राजस्थान में मध्य प्रदेश का फॉर्मूला नहीं चल पाया, इसलिए दूसरी सूची में भाजपा ने सांसदों को दूर रखा है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। 119 विधानसभा सीटों में से बीजेपी ने 52 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम घोषित किए हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में टी राजा सिंह का नाम शामिल है। खास बात तो यह है कि टिकट जारी करने के कुछ घंटों पहले बीजेपी ने टी राजा सिंह का निलंबन वापस लिया था। भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना की गोशमहल विधानसभा सीट से अपने विधायक टी राजा सिंह का निलंबन वापस ले लिया है। पार्टी ने राजा सिंह के कारण बताओ नोटिस पर दिए जवाब को संतोषजनक बताया। पार्टी के फैसले पर विधायक राजा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित बीजेपी के तमाम वरिष्ठ नेताओं का आभार प्रकट किया है। बीजेपी विधायक टी राजा सिंह ने अपने निलंबन की समाप्ति का पत्र सोशल मीडिया में शेयर किया है। इस पत्र के साथ विधायक राजा सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का धन्यवाद किया है। इसी के साथ राजा सिंह ने बीजेपी के सभी सदस्यों सहित अपने विधानसभा क्षेत्र गोशमहल की जनता का भी आभार प्रकट किया है। राजा सिंह का निलंबन हटाए जाने से पार्टी कार्यकर्ताओं में खुशी की लहर है और कार्यकर्ताओं ने मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर अपनी खुशी का इजहार किया। पार्टी ने इस बार भी राजा सिंह को गोशमहल से अपना उम्मीदवार घोषित किया है। राजा सिंह इस सीट से 2 बार लगातार विधायक हैं। बताते चले कि अगस्त 2022 में भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना प्रदेश से अपने इकलौते विधायक को निलंबित कर दिया था। मुस्लिम संगठनों ने तब उन पर अपने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप लगाया था। इस मामले में भारी विरोध प्रदर्शन के बाद बीजेपी विधायक की गिरफ्तारी भी हुई थी। राजा सिंह तेलंगाना में बीजेपी के कद्दावर नेता माने जाते हैं। उनके पार्टी में आने से वो खुलकर पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सकेंगे, जिसका फायदा बीजेपी को विधानसभा चुनाव में मिल सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमबी नेटवर्क। देश के 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद सभी दलों ने अपने सिपाहियों को चुनावी रण में उतारना शुरू कर दिया है। तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी ने रविवार को उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की। 119 विधानसभा सीटों वाले राज्य में पार्टी ने पहली लिस्ट में 52 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया। इसमें 3 सांसदों को भी टिकट दिया गया है, जबकि 12 महिलाओं को टिकट मिला है। पहले लिस्ट के अनुसार तेलंगाना बीजेपी के अध्यक्ष और बंदी संजय कुमार को पार्टी ने करीमनगर सीट से उम्मीदवार बनाया है। 2 अन्य सांसदों में पार्टी ने कोटला सीट से सांसद धर्मपुरी अरविंद को टिकट दिया है, जबकि बोध सीट से सोयम बापू राव को उम्मीदवार बनाया है। ये बता दें, ये शेड्यूल कास्ट के लिए रिजर्व सीट रही है। तृणमूल कांग्रेस की लोकसभा सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ संसद में सवालों के बदले पैसे लेने के आरोप पर उनकी पार्टी की चुप्पी को लेकर प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेताओं ने कहा है कि तृणमूल ये स्पष्ट करे कि क्या उनकी चुप्पी का मतलब महुआ मोइत्रा पर लगे आरोपों को स्वीकार करना है। टीएमसी से सवाल करते हुए भाजपा नेता ने पूछा कि अभी तक महुआ मोइत्रा को बर्खास्त क्यों नहीं किया गया। क्या पार्टी मोइत्रा के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करने से डरती है, क्योंकि पार्टी के पास छिपाने के लिए कुछ है। इसी कड़ी में महुआ मोइत्रा घूसकांड मामले में बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कांग्रेस और राहुल गांधी को निशाना
निशाने पर लिया है। उन्होंने अडानी मुद्दे पर राहुल गांधी के आरोपों को जबरन वसूली का दबाव देते हुए बताया। उन्होंने अडानी पावर को शुक्रिया करा है और इसी के साथ कहा कि कांग्रेस विधायकों की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की है, जिसके अनुसार अडानी परिवार को लेकर सहयोग में विकास को लेकर विधायकों ने शुक्रिया अदा किया है। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने अपनी पोस्ट में लिखा, राहुल गांधी का अडानी विरोध कहीं जबरन वसूली या दबाव डालना तो नहीं है। मेरे लोकसभा में कांग्रेस के विधायक दीपिका ने जो बता दें कि तमाम बातें की थी, उसको लेकर उनका प्रचार जो लगातार चलता रहा था, वो मुंह में राम बगल में छुरी, कांग्रेस शर्म करो, इसको लेकर बयान जारी किया। सिवनी में चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस नेता कमलनाथ ने जनता को लुभाने की भरपूर कोशिश की है। इस दौरान जनता को भावनात्मक रूप से जोड़ते हुए कमलनाथ ने कहा है कि मैं आपके पड़ोसी हूं और इसको लेकर मेरा लाभ नहीं उठाया जाए। 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार ये नहीं जानता है कि मेरी भी इच्छा है कि मैं सिवनी की छिंदवाड़ा बनाऊं और इसको लेकर मैं सालों तक ये कहता आया हूं कि लेकिन आपने मुझे एक बार भी मौका नहीं दिया। मैं आपका पड़ोसी और आपने लाभ नहीं उठाया मेरा, आपने लाभ नहीं उठाया और 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यानी जीता। 18 साल कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों समझ लीजिए ये बात, इसीलिए मुझे दुख होता है। आप कहते हैं सिवनी का करो, छिंदवाड़ा से तुलना करते हैं, पर ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा के सभी विधायक कांग्रेस के नगर निगम, वहां के नगर निगम का महापौर कांग्रेस का है। एक 32 साल का लड़का है आदिवासी, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। तो मेरी भी तमन्ना थी, मेरी भी इच्छा है कि सिवनी को मैं छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं ये सालों कहता गया, पर आपने मौका नहीं दिया। मुझे याद है जब पेंच की योजना बननी थी, 2 प्रपोजल थे, 2 सुझाव थे, उतनी ही बनाओ, उतनी जमीन डुबाओ जिसका उपयोग छिंदवाड़ा में हो, नहीं तो। मध्य प्रदेश से सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए जनता से उनके वादों पर यकीन नहीं करने की अपील की है। उन्होंने क्या कुछ कहा, चलिए आपको सुनाते हैं। काम कर रहे हैं उसको बता रहे हैं। कांग्रेस तो रोज झूठे वादे करती है, उनने मोहब्बत की दुकान नहीं, कांग्रेस ने तो झूठ की दुकान खोल के रखी है। रोज झूठ परोसो। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, ये महाझूठ पत्र तो दूसरा ले आए, पहले वचन पत्र का क्या हुआ? अगर किसानों का ही देख लें तो कांग्रेस ने कहा था कर्जा माफ करेंगे, सबका कर्जा माफ नहीं किया। कांग्रेस ने अपने वचन पत्र में कहा था किसानों को फसलों पर समर्थन मूल्य पर बोनस देंगे, 1 पैसा बोनस देने का काम नहीं किया। इनने कहा था कि ग्राम सभा की सिफारिश के आधार पर फसल बीमा योजना का लाभ देंगे। इनने फसल बीमा योजना का लाभ देना तो दूर, आरबीसी 6-4 का लाभ भी किसानों को तब नहीं दिया जब उनकी फसलें बाढ़ और अतिवृष्टि में बुरी तरह से बर्बाद हो गई थी। कांग्रेस ने तो एक महापाप और किया, किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा जो दिल्ली से आना था प्रधानमंत्री जी भेजते, उसकी सूची तक किसानों के नामों की प्रधानमंत्री जी को, केंद्र सरकार को नहीं दी, और इसलिए लाखों किसानों को किसान सम्मान निधि से वंचित करने का पाप कांग्रेस ने किया। ये तो महाझूठ पत्र फिर निकाल रहे हैं, जनता इन पर भरोसा नहीं करेगी। और मुझे समझ में नहीं आता कांग्रेस मध्य प्रदेश में कौन की कांग्रेस है, कि यह कांग्रेस सोनिया गांधी जी की या मल्लिकार्जुन खड़गे की कांग्रेस है। ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस क्या हो गई है, कमलनाथ जी की कांग्रेस। वही सर्वे करा रहे हैं, वही टिकट बांट रहे हैं, टिकट में गड़बड़ हो तो वो कहते हैं कपड़े फाड़ो दिग्विजय जी के।
केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने सपा प्रमुख अखिलेश यादव के बयान का समर्थन कर दिया है। केंद्रीय मंत्री सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस कांग्रेस पार्टी ने सदैव जातिगत जनगणना का विरोध किया है, मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। कांग्रेस ने पूर्व से पिछड़े वर्ग का विरोध किया है और आज वह पिछड़े वर्ग की बात कर रहे हैं। दूसरी ओर टिप्पणी करने से पहले वे अपनी गिरबान में झांके। शायद अखिलेश यादव को भी ये देर में सही लगेगा और जागरूक होंगे कि 17 नवंबर को मध्य प्रदेश की जनता उन्हें सबक सिखाने वाली है। कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, सदैव विरोध किया है। मध्य प्रदेश में कभी भी पिछड़ा वर्ग का मुख्यमंत्री नहीं होने दिया। आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव पिछड़े वर्गों का शोषण किया है, आज वो कांग्रेस पिछड़े वर्गों की बात कर रही है। जिस कांग्रेस ने सदैव दलित समाज का शोषण किया है, बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया, जिसने बाबा साहब अंबेडकर को चुनाव हराया उनको उसने पद्मश्री से शोभान्वित किया, वो कांग्रेस पार्टी दलितों की बात करेगी। अपना गिरेबान में झांके दूसरों पर टिप्पणी करने के पहले। और शायद अखिलेश जी को भी देर हुई, पर अंधेर नहीं, पर अंत में जागरूकता उनमें भी पैदा हो गई कि कांग्रेस की असली चेहरा क्या है। और जो अहंकार कांग्रेस में है, जो दूसरे नेताओं के बारे में ऐसी बात करती है, अब समय आ चुका है। 17 नवंबर में मध्य प्रदेश की जनता भी कांग्रेस को सबक सिखाएगी। जो भ्रष्टाचार किया है इन्होंने, जो वादा खिलाफी किया है मध्य प्रदेश में, पूर्ण रूप से उसका दंड मध्य प्रदेश की जनता सदैव। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है। इसी बीच अब केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्य में एक बार फिर बीजेपी की सरकार बनने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि सभी अच्छे प्रत्याशी अपने काम पर लगे हुए हैं। थोड़ा बहुत मतभेद होता है क्योंकि एक जगह से कई लोग टिकट की मांग करते हैं, लेकिन सभी की स्थिति नियंत्रण में है और बीजेपी सरकार बनेगी। कांग्रेस दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हमने काम किया है, उसके आधार पर ही हमें जनता आशीर्वाद देगी। जनता पार्टी की 2 को छोड़कर सभी प्रत्याशियों की सूची जारी हो गई है और सभी अच्छे प्रत्याशी हैं। पार्टी के सभी कार्यकर्ता अपने अपने काम पर लग गए हैं। थोड़ी बहुत मतभिन्नता रहती है क्योंकि एक स्थान पर कई टिकट मांगने वाले लोग रहते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सारी स्थितियां नियंत्रण में, सब कार्यकर्ता काम करेंगे और भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी। कांग्रेस भी दावा कर रही है क्या? वो दावा करने के लिए स्वतंत्र है, लेकिन हम लोगों ने जो किया है उसके आधार पर जनता का आशीर्वाद मांगा। समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन की अहम पार्टी कांग्रेस के बीच पिछले कुछ समय से सब कुछ सामान्य नहीं चल रहा है। चुनावी राज्य मध्य प्रदेश में सीटों के बंटवारे से लेकर अखिलेश यादव कांग्रेस पर जमकर बरस रहे हैं। चुनावी सरगर्मियों के बीच बड़ी तकल्लियों को लेकर स्तर जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। उन्होंने कांग्रेस नेताओं के लिए चिरकुट जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन चंद घंटों में अखिलेश के तेवर यूं बदल गए हैं। दरअसल सपा नेता आईपी सिंह ने राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणी की तो अखिलेश यादव ने दखल देते हुए आईपी सिंह का ट्वीट डिलीट कर दिया है। सूत्रों की माने तो अखिलेश से कांग्रेस के बड़े नेता ने संपर्क किया और इंडिया गठबंधन को बचाने के संबंध में चर्चा की। बताया जा रहा है कांग्रेस के स्थायी नेताओं ने एक दिन पहले ही आला कमान को इस घटनाक्रम की जानकारी दी थी। इसके बाद कांग्रेस के बड़े नेता ने अखिलेश यादव से संपर्क किया। इस बातचीत के बाद अखिलेश यादव फुल मूड में नजर आए। फिलहाल इन खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहेगा एएमबी नेटवर्क।